मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है फलित ज्योतिष का अचूक सटीक सूत्र जानिए। इनफेलाइबल एंड एक्यूरेट फार्मूला ऑफ फलित ज्योतिष। जी हाँ मित्रों, फलित ज्योतिष का एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा सूत्र जो अचूक है और सटीक है, अकाट्य है, अकथ्य है और बहुत ही अनुभूत फार्मूला है। आज इस सूत्र को जो केपी का सूत्र आप कहिए, उसी सूत्र को बता रहा हूँ जिसको आप समझ गए, आप जान गए तो आप निश्चित रूप से एक फलित विशेषज्ञ या फलित मर्मज्ञ बन सकते हैं। जी हाँ, इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, कई वर्षों से आप सभी दर्शकों को, मित्रों को ज्योतिष के सटीक जानकारी दे रहा हूँ और आज ऐसा सूत्र दे रहा हूँ जिसको आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे तो निश्चित रूप से एक विद्वान ज्योतिषी बन जाएंगे। आज हमने किसी का बर्थ चार्ट नहीं दिया है, केवल यहाँ दिया है कि लग्न आंबलिक कस्प चार्ट और मेष लग्न की जो नेचुरल कुंडली होती है वही दिया हूँ, कुछ नहीं दिया हूँ। यहाँ देखिए, केवल हमने लिखा है घटना, प्रमुख सहायक भाव समूह, विरोधी भाव समूह। जी हाँ मित्र, आप इस कुंडली को देखिए, इसके चार्ट को देखिए। आप सभी जानते हो कि इसमें 12 भाव होते हैं और 12 भावों से ही जीवन के संपूर्ण घटनाओं को देखा जाता है, फलादेश किया जाता है। ऐसे में सबका फलित मर्म छिपा हुआ है। हर भाव में एक प्रमुख भाव होता है किसी चीज़ का। जैसे आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रथम भाव, द्वितीय कुटुंब और धन के लिए, तृतीय भाई बहन पराक्रम के लिए, चौथा माता पिता शिक्षा आदि आदि। जब हम कोई घटना, कोई जीवन में कोई कार्य की सफलता असफलता देखना चाहते हैं तो सीधे हम उस भाव संबंधित आ जाते हैं। जैसे किसी का विवाह का सवाल है तो सीधे हम 7वें भाव पर आ जाते हैं। किसी के संतान का मामला है, घटना है तो 5वें पर आ जाते हैं। किसी के धन का मामला है तो दूसरे पर आ जाते हैं। किसी के नौकरी का विषय है तो 6वें पर आ जाते हैं, आदि आदि। विदेश का मामला है 12वें पर आए तो इसी भाव को पकड़ते हैं। लेकिन मित्रों, केवल भाव से फलित कहना, भाव को देख करके या भाव के ग्रह को या भाव में बैठे हुए ग्रह को या उसके ऊंच नीच को या उसके केंद्र त्रिकोण स्थिति को देख करके फल कहने से वो फल अधूरा होता। फलित का एक ऐसा मर्म बता रहा हूँ जो केपी द्वारा ही जानकारी मिल सकती है, वो है भाव समूह। हर भाव तो मुख्य होता है अपने घटना से संबंधित भाव का, अपने कार्य से, लेकिन कोई भी भाव अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। एक महरा होता है तो 10 कहरा होते हैं। अर्थात एक घर में मुखिया होता है, उसके परिवार के लोग उसके सहयोग, बिना सबके सहयोग से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। एक मुख्यमंत्री होते हैं तो उनकी भी कैबिनेट होती है, एक प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी कैबिनेट होती है। तो जब तक उस कैबिनेट को आप नहीं समझ जाओगे, जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, उसकी भी एक कैबिनेट होती है और जो विरोध में है उसके भी एक कैबिनेट होती है। तो आज उसी कैबिनेट को बताने जा रहा हूँ कि पूरे कैबिनेट को मिला करके देखने से ही कुंडली का सही फल आप कह सकते हो, तभी मिल सकता है। यही सूत्र है, यही रहस्य है और उसका नाम है भाव समूह। उसको आप केपी भाव समूह कह लीजिए। जैसे कोई घटना है, प्रमुख और विरोधी दोनों भाव समूहों पर बात करूँगा। इन्हीं भाव समूहों के महत्व को या असली समझ आप बना लिए तो निश्चित रूप से फलित ज्योतिष में विशेषज्ञ हो जाएंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो
मर्मज्ञ बन सकते हैं, मर्मज्ञ। जी हाँ, आइए हम देखते हैं कोई एक घटना, 2-4 घटनाओं पर हम बात करें। जैसे हमारे जीवन की सबसे प्रमुख घटना होती है नौकरी। आप सभी जानते हो नौकरी के लिए 6वां भाव होता है मेन। अब 6वें भाव के साथ ये तो प्रमुख हो गया, सहायक भाव होते हैं। कौन कौन भाव? 6वां, 10वां, 11वां और दूसरा। 6, 10, 2 और 11 ये 6वां तो प्रमुख हो गया, 10, 11 और 2 ये प्रमुख और सहायक भाव हो गए। इनको जान लेने के बाद, इनका सहयोग लेने के बाद ही आप कोई फल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, अगर 6वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 10 और 11 और 2 इन भावों का सिग्निफिकेटर है तो नौकरी मिलेगा इनमें से किसी भाव का से। और जो भी महादशा है इन्हीं भावों से संबंधित हो, नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 भाव आए हों, या अगर कोई 1-2 भाव नक्षत्र में आया है तो उपनक्षत्र में भी अन्य भाव समूहों में से कोई न कोई घटक आया हो तो भी नौकरी लग सकती है। इसी तरह से अब इसके विरोधी भाव को भी जान लीजिए। जैसे सत्ता पक्ष कार्य सिद्ध कराने वाले भाव समूह हैं, वैसे इनके विरोधी भाव हैं। हर भाव का व्यय स्थान विरोधी होता है। तो 6वें का विरोधी 5वां, 10वें का विरोधी, ये 10वें का विरोधी 9वां, 11वें का व्यय स्थान तो 10वां होता है लेकिन नौकरी के लिए विरोधी नहीं। दूसरे का व्यय स्थान पहला, और प्रायः कुंडली का 8वां और 12वां, अर्थात 8 और 12 ये नौकरी विरोधी भाव हैं मित्रों। अगर 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी में 5, 9, 1, 8, 12 आए हैं, या किसी ग्रह की दशा है 5, 9, 1, 8, 12 की अधिकता है तो नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर 6, 10, 11, 2 भाव आए हैं, इनका बाहुल्य है तो नौकरी मिलेगी। इसी तरह से विवाह का ले लीजिए आप, 7वां स्थान, दूसरा और 11वां। आप जानते हो 7वां मुख्य है विवाह का, और दूसरा स्थान कुटुंब में वृद्धि होगी, और 11वां स्थान इच्छा पूर्वक। इसी तरह से नौकरी में भी आप देख लो, 6वां नौकरी का है, 10वां जो जिस विभाग, संस्था या अधिकार में आप काम करेंगे 10वां भाव है, 11वां इच्छा पूरक है, और द्वितीया जब नौकरी करेंगे तो कोई धन मिलेगा। ये प्रमुख और सहायक भाव हैं। सबके कम्बिनेशन से, समन्वय से कार्य सिद्ध होता है। क्यों 6वें को देखकर या 7वें को देखकर कार्य सिद्धि नहीं होती, और उनके विरोधियों को भी उसी तरह से भाव समूह देखा जाता है। अब विवाह की बात कर रहे थे, विवाह में 7, 2, 11 दूसरा है विवाह। ये तो हुआ नौकरी पहला वाला, और दूसरा है विवाह। विवाह में 7, 2 और 11, 7वां प्रमुख है, 2 सहायक है, 11वां सहयोगी है। और 7, 2, 11 अगर आया है तो विवाह होगा। और जिस महादशा में, जिस ग्रह में ये चीज़ नक्षत्र और उपनक्षत्र के द्वारा आए हों उसी समय विवाह हो। लेकिन इसके विरोधी भाव हैं, 7वें का व्यय स्थान 6वां, दूसरे का व्यय स्थान पहला, और 11वें का व्यय स्थान 10वां होता। विवाह के लिए 10वां भी विरोधी है, और कुंडली का 8वां और 12वां ये प्राय सबका विरोधी है। इसी तरीके से जब ये विरोधी भाव आए हैं तो समझिए विवाह का योग नहीं है। अगर कस्पल सिग्निफिकेटर आप देख रहे हैं और ग्रह की दशांतर देख रहे हैं तो उसमें जो प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर है उसको जब देखेंगे तो उसमें 7, 2, 11 भाव आए हैं तो विवाह होगा। और कस्पल सिग्निफिकेटर में 7th का सब लॉर्ड जब 7, 2, 11 बताएगा तब विवाह होगा। लेकिन अगर विरोधी भावों को बताएगा या दशा स्वामी भी विरोधी भावों को बताएगा तो विवाह नहीं होगा। ऐसे संतान पक्ष ले लेते। संतान में आप जानते हैं 5वां स्थान संतान होगा तो कुटुंब में वृद्धि होगी, दूसरा, और 11वां
अर्थात संतान पैदा होने के लिए 5, 2 और 11 था, 5, 2, 11 भाव चाहिए। अगर कस्पल सिग्निफिकेटर में पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5, 2, 11 भावों को बता रहा है, या इसमें से कोई भाव जरूर बता रहा है, तो विवाह का योग है। लेकिन योग होते हुए भी जिस ग्रह की दशा चल रही अंतर प्रत्यंतर, उसमें भी 5, 2, 11 भाव होने चाहिए नक्षत्र के द्वारा और उपनक्षत्र के समन्वय में, तभी उस समय विवाह होगा। और अगर उसमें नहीं है तो दूसरी दशा अंतर दशा देखिए, उस समय होगा। अब इसके विरोधी हैं, 5वें का विरोधी चौथा, अर्थात ये चौथा दूसरे का विरोधी व्यय पहला, और 11वें का व्यय 10वां। यहाँ भी 10वां स्थान व्यय है। कुंडली का 8 और 12 ये सबके व्यय होते हैं। ये भाव अगर आए हों तो संतान विरोधी हैं। अर्थात अगर कस्पल सिग्निफिकेटर में पंचम का उपनक्षत्र स्वामी 4, 1, 10, 8, 12 बता रहा है, तो समझिए भाग्य में ही नहीं है विवाह, अगर इसमें से कोई भाव नहीं। और अगर 5, 2, 11 बता रहा है तो विवाह संतान होगा। यहाँ सारी हमने संतान का उल्लेख किया है। 4, 1, 10, 8, 12 होगा तो संतान होगा, नहीं होगा, और 5, 2, 11 होगा तो संतान होगा। ये इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो प्रमुख और सहायक भाव और विरोधी भावों को पूर्णतः जान करके, समझ करके, इसको देख करके ही सही फलादेश आप कोई भी घटना जीवन की है। जैसे विदेश गमन, तो विदेश गमन के लिए कुंडली का 12वां भाव 12, 3, 9 विदेश, ये भी देख लीजिए। कोई पूछ सकता है विदेश में 12, 3, 9, ये द्वादश स्थान 12वां स्थान विदेश का होता है, तीसरा स्थान छोटी यात्रा का होता है, अपना स्थान को छोड़ करके। 9वां स्थान लंबी यात्रा, अर्थात 12, 3, 9 आया हो तो विदेश यात्रा बनेगी। और इसके विरोधी भाव आए हैं, 12 का व्यय 11वां, 3 का व्यय दूसरा, 9 का विरोधी 8वां, तो विदेश यात्रा नहीं बनेगी। विदेश यात्रा में चौथा भी भाव विरोधी होता है, क्योंकि स्वयं के घर का हो। तो इस तरह से कस्पल सिग्निफिकेटर में अगर विरोधी भाव आए हैं, वो भी द्वादश या व्यय स्थान के उपनक्षत्र स्वामी, तो विदेश यात्रा नहीं होगी। और अगर 12, 3, 9 आए हैं तो विदेश यात्रा होगी। कब होगी? दशा अंतर दशा में जब उस ग्रह में 12, 3, 9 आया हो तो उस समय विदेश यात्रा होगी। और 11, 2, 8 आए हैं तो विदेश यात्रा का योग नहीं है, नहीं हो पाएगी उस दशा। अब जैसे शिक्षा देखें, एक विषय और देखेंगे, 5 हो जाए। 5वें में जैसे शिक्षा है किसी की, और तो 12वां भाव से आप कुछ भी दें। शिक्षा के लिए प्रमुख भाव होते हैं 4, 11, 9। ये चौथा स्थान स्कूली शिक्षा है, 9वां स्थान उच्च शिक्षा है, और 11वां स्थान इच्छा पूर्वक। अर्थात चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 4, 9, 11 बता रहा है तो उच्च शिक्षा का योग। केवल 4, 11 बता रहा है तो स्कूली शिक्षा का योग। 4, 11, 9 में से कोई भाव बता रहा है तो शिक्षा का योग है। और अगर यही विरोधी भाव बता रहा है, 4 का विरोधी अर्थात 3, 11 का विरोधी, 10, 9 का विरोधी, 10 विरोधी नहीं होता शिक्षा में भी जाने, 9 का विरोधी 8वां, कुंडली का 12वां भाव, ये सब विरोधी भाव। 3, 8, 12 आया हो तो शिक्षा अच्छी नहीं होती। इस तरह से आप प्रमुख सहायक और विरोधी भावों को सही से जान करके, इनके मर्म और रहस्य को जान करके, और एक चीज़ अभी बता दें कि ये भाव समूह केवल केपी ज्योतिष में ही मिलते हैं। और गुरुवर के एस कृष्णमूर्ति जी
इसके सूत्रधार हैं, उन्होंने इस सूत्र को दे करके या केपी ज्योतिष को दे करके, एक साइंटिफिक ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, और निश्चित रूप से जो हमारे भ्रम की स्थिति थी प्रचलित ज्योतिष में, उसको उन्होंने दूर किया और बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया। केपी भाव समूह को समझ करके, देख करके कोई भी फल कहेंगे, केवल यही एक सूत्र केपी भाव समूह ऐसा है, जिसको आप सही से समझ गए तो निश्चित रूप से आप कुंडली विशेषज्ञ हो जाएंगे, मर्मज्ञ हो जाएंगे, धुरंधर विद्वान भी हो सकते हैं। बहुत कुछ ज्योतिष की जानकारी मिल सकती है। यद्यपि नियम और सूत्र सब सीखना है जो केपी ज्योतिष में है, लेकिन इसका विशेष महत्व है। इस नाते केवल हमने थंबनेल में दिया, केवल इसी एक सूत्र को समझ लेने से ज्योतिष मर्मज्ञ बन सकते हैं। कौन सा सूत्र है? केपी भाव समूह। तो 5 भाव के लिए हमने बताया, 5 कार्य के लिए, जीवन की प्रत्येक घटनाओं और कार्यों के लिए इन्हीं 12 भावों से प्रमुख और सहायक भावों को ढूंढिए, उनके विरोधी भावों को देखिए, और प्रमुख सहायक भाव उस कार्य को सिद्ध कराएंगे, विरोधी भाव उस कार्य में व्यवधान और गतिरोध लाएंगे, खत्म करेंगे, नहीं होने देंगे। इस भाव के भाव को जब आप समझ जाएंगे, निश्चित रूप से ज्योतिष विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो लंबी न हो, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद आपसे भेंट होगी नए जो वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।